नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करती है शेखावाटी मिशन 100 टीम इस्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 2 को हल कर रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल पेपर 2 का पार्ट 1 पहले आ चुका है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विद्यार्थियों, आज इस वैश्विक महामारी के समय तनाव भरा जो माहौल है, उस समय भी हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रयासरत है, कार्य कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपका भी दायित्व बनता है हमारी टीम को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का। आपकी नियमित अगर आप अध्ययन करेंगे तो हमें बड़ी अच्छा महसूस होगा। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन प्रेस करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी टीम और ज़्यादा ऊर्जा से काम कर सके। तो विद्यार्थियों, आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2। प्रश्न संख्या 22-21 तक हम हल कर चुके हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, भारतीय राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो लोग एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है, जबकि नकारात्मक रूप से बंधुत्व और एकता की भावना को हानि पहुंची है, जातिवाद को बढ़ावा मिला है। इसका अथवा है, आपके दृष्टिकोण में सांप्रदायिकता केवल हमारे देश के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए अभिशाप, इसे दूर करने के लिए हेतु 4 उपाय लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, सांप्रदायिकता वास्तव में हमारे देश के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है, और इसको दूर करने के लिए 4 उपायों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसी भाईचारा, प्रेम, भ्रातृत्व बढ़ाएंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाएंगे, संस्कारित जीवन सिखाएंगे और सभी धर्मों का समान आदर करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सांप्रदायिकता है, ये दूर होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भ्रष्टाचार रोकने के 4 उपाय बताइए। गठबंधन की राजनीति के कोई 4 नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, सामान्य उपाय आपको स्वयं को ही इनके जवाब देने हैं कि भ्रष्टाचार कैसे होगा। अगर तंत्र में पारदर्शिता आएगी, तकनीक का उपयोग होगा और निर्धारित समय में निर्धारित कार्य की योजना अगर लागू होगी, तो जरूर भ्रष्टाचार अपने आप रुकेगा। और इसके अतिरिक्त गठबंधन की राजनीति की बात करें तो गठबंधन की राजनीति में नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तो देखिए, गठबंधन धर्म को निभाने के चक्कर में जो मुख्य सत्ताधारी दल होता है, उसको कई नकारात्मक फैसले भी लेने पड़ते हैं, कई मजबूरियां होती हैं, जिसके कारण वो देश हित में, राज्य हित में फैसले नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार के अनेक नकारात्मक प्रभाव हैं, जिनका यहाँ पर बात बात पर सरकारें जो हैं गिराने की धमकियां दी जाती हैं सहयोगी दलों के द्वारा। इसलिए सरकार चाहकर भी एक दूरदर्शिता युक्त पारदर्शी प्रशासन नहीं दे पाती है। प्रश्न संख्या 24 की चर्चा करते हैं, खंड द की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। वन महोत्सव, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस की चर्चा करते हैं। आपस में सुमेलित करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, वन महोत्सव की चर्चा करते हैं। वन महोत्सव 28 जुलाई से मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की चर्चा करते हैं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की चर्चा करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर इस प्रकार से दिवसों का अच्छा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 पेरिस समझौते की व्याख्या करने। देखिए, ये जो पेरिस समझौता है, ये विवरणात्मक प्रश्न है। और पेरिस समझौते की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, जलवायु पर आधारित है कि किस प्रकार से जलवायु में विकासशील और विकसित देशों की जो गहरी खाई है, सब्सिडी को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर, अनेक प्रकार के जो पहलू हैं, उनके ऊपर एक पेरिस में सम्मेलन आयोजित किया गया था, जलवायु सम्मेलन। उसमें विकसित देश और विकासशील देशों में बहुत बड़ा अंतराल दिखाई दे रहा था, और उसी को कम करने के लिए प्रयास किया गया था पेरिस जो पेरिस समझौता होता है उसके तहत। लेकिन अभी तक भी पूर्णतः ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि विकसित देश अपनी जिम्मेदारियां नहीं मान रहे। विकासशील देशों पर थोपी जा रही हैं उनकी जिम्मेदारियां, और विकासशील देश जो हैं उनकी मजबूरी है कि सस्ती तकनीक नहीं मिल पा रही है उनको। तो इस प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसका विवरणात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय जो प्रस्तावना है उसकी चर्चा करें, या उसके अर्थ की स्पष्ट करना है आपको प्रस्तावना का। और तो इसके बारे में आपको विद्यार्थियों चर्चा करने अपने शिक्षक के साथ
क्योंकि ये मॉडल पेपर 1 में भी आ चुका है। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जैसे भारतीय संविधान लचीला है, बहुत बड़ा है, लिखित संविधान है, विश्व का एकमात्र इतना बड़ा जो संविधान है लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, इन सब का उल्लेख कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, कई चीज़ें बाद में भी जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार से संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। और अनुच्छेद जो 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उनके बारे में भी चर्चाएं की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले जो मॉडल पेपर हल करवाया उसमें इसका आंसर है आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संसद के गठन और संरचना को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संसद का गठन और उसकी संरचना की चर्चा करते हैं तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं व्यवस्थापिका। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत इसका गठन किया गया। संसद राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलकर संसद बनती है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 79 से 122 जो अनुच्छेद हैं उसमें संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकार और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। चर्चा करते हैं लोकसभा की। देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा की चर्चा करते हैं तो संघीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, यानी लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। और अधिकतम 552 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन से निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में 545 लोकसभा सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 संघ शासित क्षेत्रों से और राष्ट्रपति द्वारा नामित 1 सदस्य। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, 2 निर्वाचन की चर्चा करते तो जनता प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार द्वारा चुनती है। SC/ST के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए हुए होते हैं। कार्यकाल की चर्चा करते हैं, मुख्यतः तो इसका मूल कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जब तक बहुमत होता है तब तक वो रहती है, अन्यथा राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर देता है। सदस्य की योग्यता यानी 25 वर्ष की उसकी आयु, भारतीय नागरिक हो, किसी भी सरकारी पद पर वो नहीं हो, दिवालिया नहीं ठहराया गया हो, पागल नहीं ठहराया गया हो या अन्य कोई अयोग्यता घोषित नहीं हो। पदाधिकारी, लोकसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, जो लोकसभा की बैठकों का संचालन करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समस्त कार्य करता है। लोकसभा सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। बीच चर्चा करते हैं राज्यसभा की, जिसे उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। ये स्थायी सदन भी कहलाता है। स्टूडेंट्स, संसद संख्या अनुच्छेद 80 के तहत अगर हम चर्चा करते हैं तो भारत के राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और विशिष्ट ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 239 सदस्य राज्यों से, 4 संघ शासित प्रदेशों से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। निर्वाचन सीधा मतदाताओं द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय और दलों का प्रतिनिधित्व भी हो सके। कार्यकाल, एक स्थायी सदन होता है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से अवकाश ग्रहण करते हैं और नए पद ग्रहण कर लेते हैं। योग्यता 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। शेष लोकसभा सदस्य के समान ही शर्तें होती हैं। पदाधिकारी, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जो राज्यसभा की बैठकों और अन्य गतिविधियों का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसका संपूर्ण कार्य करता है। अब विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न अथवा में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के तहत किया जाता है। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मौलिक क्षेत्राधिकार उसके संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक निर्णायक भूमिका देता है। संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के विवादों का हल करता है। और इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। दूसरा जो है रीट संबंधी अधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रीट के रूप में देता है। उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, वह चाहे तो उच्च न्यायालय जाए अथवा सीधे सर्वोच्च न्यायालय। रीटों के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ करने या न करने के आदेश दे सकती है। तीसरा जो है अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार की चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उस न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या उसमें संविधान का कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मसला हो।
अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो वह उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तो तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील के विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का अर्थ वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय इसके निर्णय को बदल सकता है, उसके साथ उन प्रावधानों की नई व्यवस्था भी दे सकता है। चौथा जो अधिकार है, सलाह संबंधी अधिकार। स्टूडेंट्स, सलाह संबंधी अधिकार की चर्चा करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने हेतु बाध्य है, न ही राष्ट्रपति सलाह मानने हेतु बाध्य है। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की दो उपयोगिताएं हैं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले, उसके बाद कानूनी विवाद से बचा जा सके। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। प्रश्न संख्या 27 की चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। हमने पहले भी देखा इस प्रश्न को। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है नीति आयोग की चर्चा करते हैं कि गठन और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। देखिए, नीति आयोग की स्थापना जो है जनवरी 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के गठन का प्रमुख आधार विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय करना, बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन करने, पलायन से रोकना, सुशासन में उनकी भागीदारी निभाना, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र राज्यों का साझा मंच तैयार करना। नीति आयोग के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की चर्चा करते हैं तो देखिए, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गवर्निंग परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं, एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार निर्णय हेतु विशेष अवधि क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं इसके सदस्य। पूर्णकालिक पदाधिकारी, इसमें उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, 2 पूर्णकालिक सदस्य, आंशिक सदस्य, 2 बौद्धिक संपदा समूह के सदस्य और आवश्यकता अनुसार पदेन सदस्य। मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सचिव स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय होता है। नीति आयोग के देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, 8 उद्देश्य बताते हैं आपको। देखिए, सक्रिय राज्यों की सक्रिय भागीदारी ताकि राष्ट्र का विकास हो, प्राथमिक क्षेत्रों रणनीति साझा दृष्टिकोण का विकास हो और राष्ट्रीय एजेंडा तैयार हो, सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल, प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण कर ढांचागत विकास की पहल करना, आर्थिक कार्य नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाना, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिनकी आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावना बनी रहती है, विकास की बड़ी योजना जो दीर्घकालीन योजना है उनको तैयार करना, बुद्धिजीवी संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय करना, अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान करना, सुशासन और सतत न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली विकसित करना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। अर्थात नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा जो निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता कई जो है वो कई प्रकार से आप देख सकते हैं। अथवा की चर्चा करते हैं। सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में नव सामाजिक आंदोलन की श्रेणी का विभाजन वर्णन कीजिए। देखिए, सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं उन्हें सामाजिक आंदोलन या जन आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन वस्तुतः एक लचीला शब्द है जिसका संबंध समाज के उन समस्त सामाजिक हितों समूह प्रयासों से है जो सामान्य प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। ये एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य समुचित समूह के हितों से रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है। विद्यार्थियों, सामाजिक आंदोलनों की श्रेणियों की चर्चा करें तो क्रांतिकारी, सुधारवादी, उपचारवादी और वैकल्पिक आंदोलन है। जैसे नक्सली आंदोलन, वामपंथी आंदोलन है। क्रांतिकारी होते हैं जो आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। सुधारवादी जो गैर संगठन सरकारी संगठन है उनकी NGOs के वगैरह जो चलाए जाते हैं वो सुधारवादी। उपचारवादी किसी समस्या विशेष पर आधारित होते हैं। वैकल्पिक जैसे नारीवादी आंदोलन है और संस्कृति बदलाव इससे संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 28,
भारत की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति की प्रमुख बिंदुओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है। भारत विदेश नीति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की समर्थक है, उन्हें पड़ोसी देशों के साथ मैत्री में विश्वास रखता है। समाजवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध। भारत की विदेश नीति जो साम्राज्यवादी और ताकतें हैं उनका विरोध करती है, उपनिवेशवाद का विरोध करती है, क्योंकि भारत स्वयं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। उपनिवेशवादी अवधारणा और समाज को संकीर्ण विचारधारा की ओर अग्रसर करती है, जिससे समाज का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है, वह प्रगति नहीं कर पाता है। तीसरी जो विदेश नीति का महत्वपूर्ण बिंदु है, रंगभेद। भारत रंगभेद नीति का सदैव विरोध करता है और वो किसी भी प्रकार से इसको बढ़ावा नहीं देता है। चौथी जो विदेश नीति का भाग है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुलकर समर्थन करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इसकी सदस्यता को स्वीकार करके विभिन्न कार्यक्रम और एजेंसियों में अपनी भागीदारी सिद्ध की है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावा कर रही है और विदेश नीति की सफलता का घोतक। पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है भारत की विदेश नीति, जो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। गुट निरपेक्ष नीति पर यह विश्वास करती है। गुट विश्व जब शीत युद्ध का दौर था, उसके पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, एक पश्चिमी गुट और एक साम्राज्यवादी देशों का गुट। तो भारत को दोनों महाशक्तियों ने अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने दोनों को सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया। इसका अथवा देखते हैं विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना, शक्ति और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का ही ये प्रमुख अंग है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत से ऐसे विषयों पर निर्णय देता है जिसके सदस्य मानने को प्रतिबद्ध होते हैं। इसके क्षेत्राधिकार, संरचना और बिंदुओं की चर्चा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होते हैं। नई सदस्यता के लिए शर्त होती हैं संविधान और न्यायालय के संबंध में दूसरे प्रतिबंधों को स्वीकार करना और महासभा द्वारा अनुमानित व्यय का योगदान देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 22 न्यायाधीश होते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्य योग्यता के विधिवेता उच्च अदालती कार्यों में नियुक्त होते हैं और उच्च नैतिक चरित्र वाले होते हैं। उन्हें राष्ट्रीयता का विचार किए बिना चुना जाता है। जो व्यक्ति सुरक्षा परिषद और महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश घोषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यायाधीश पुनः भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय सरकारें न्यायाधीशों को मनोनीत करने और उसके चुनाव में भाग लेती हैं, परंतु न्यायाधीश न तो अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, न ही अपनी सरकारों के निर्देशों के अनुसार। भारत के जस्टिस जो दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। स्टूडेंट्स, अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियों की चर्चा करते हैं तो देखिए, ऐच्छिक अधिकार है, अनिवार्य अधिकार है और सलाहकारी। अनुच्छेद 30 के तहत अनिवार्य अधिकारों की चर्चा करते हैं तो क्षेत्राधिकार को अनिवार्य मान सकते हैं। किसी भी संधि की व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को भंग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का रूप, सीमा, कोई भी वास्तविकता जो स्थापित हो चुकी है उसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की शाखा बन जाती है। सलाहकारी की चर्चा करते हैं तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को महासभा सुरक्षा समिति और महासभा द्वारा स्थापित की गई दूसरी विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने की शक्ति प्राप्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा संबंधित संस्था के लिखित निवेदन पर प्रदान की जाती है। यह न्यायालय स्वयं अपनी ओर से कोई सलाह प्रदान नहीं करता, इसकी सलाह को मानना उस संस्था पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका जो राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2 पूरा होता है। इस मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इस्माइल स्टडी से ज्वाइन करके आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।